Hello guys, welcome back to Minus Plus Academy. So this is my third lecture on graph theory and आज हम आइसोमॉर्फिज्म पढ़ाएगा. So आइसोमॉर्फिज्म क्या है और वीडियो का एंड में हम जो लास्ट दो लेक्चर्स का ऊपर जो एक दो डाउट हमको पूछा गया है वो हम क्लियर कर देगा. So आइसोमॉर्फिज्म आज हम लोग पढ़ेगा आइसोमॉर्फिज्म. तो आइसोमॉर्फिज्म क्या है? यूजुअली हम लोग ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ा ही है जो टू ज्योमेट्रिक फिगर आर इक्विवेलेंट और congruent if they have this identical behavior in terms of geometrical properties. For example, this is a triangle and this is also a triangle. So these two are congruent when this is equal to this is equal to this, and this is equal to this. Similarly, angles भी equal होना पड़ता है. तो हम लोग बोलता है कि ये दो ट्रायंगल congruent है, तो इसका हर एक प्रॉपर्टी सेम होना पड़ेगा. ग्राफ में भी हम लोग इक्विवेलेंट या कॉन्ग्रुएंसी को ही आइसोमॉर्फिज्म का नाम दिया. हम लोग बोलेगा two graph G and G dash are said to be isomorphic. Two graph G and G dash are said to be isomorphic. Two graph G and G dash are said to be isomorphic if there is a one correspondence between their vertices preserving adjacency. मतलब दो ग्राफ तभी आइसोमॉर्फिक होगा जब दोनों ग्राफ का वर्टेक्स का बीच में वन कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, साथ साथ एडजेंसी प्रिजर्व करना पड़ेगा. मीनिंग ये है, फॉर एग्जांपल हम ये ग्राफ लेता है v1 v2 v3 e1 e2 e3 ये ग्राफ एंड ये ग्राफ v1 v2 v3 e1 e2 e3 एकदम सिंपल एग्जांपल लिया. तो देखा जाए ये दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक है. सिंबल यही आइसोमॉर्फिक का यही सिंबल है, बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी का भी यही सिंबल होता है. सो जस्ट कॉन्ग्रुएंसी का दूसरा नाम आइसोमॉर्फिज्म है इन केस ऑफ ग्राफ थ्योरी, तुम बोल सकता है. सो दिस टू ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक इफ देयर इज अ वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन मतलब टू ग्राफ्स. मतलब इसमें जितना वर्टेक्स है इसमें भी उतना ही वर्टेक्स होना पड़ेगा. तो v1 v1 v2 v2 v3 v3 वैसा होना पड़ेगा. तो वो जरूरी नहीं है कि वैसा मतलब लाइक वर्टेक्स का नाम सेम ही लिखा हुआ है, वैसा जरूरी नहीं है, और वन कॉरेस्पॉन्डेंस लेना पड़ेगा. सेकंड पार्ट, v1 और v2 का बीच में जो एज है वही एज इसमें भी v1 v2 का बीच में होना पड़ेगा. मतलब ऐसा नहीं हो सकता अगर यहाँ पे एज e1 v1 और v2 बीच में है तो यहाँ पे वही एज e1 ये दो का बीच में और यहाँ e2 है, देन दिस टू आर नॉट आइसोमॉर्फिक. बिकॉज यहाँ पे v1 और v2 का बीच में जो एज है e1 वो एज यहाँ पे v1 और v2 का बीच में नहीं है. तो हम लोग ये नहीं बोलेगा कि ये दो आइसोमॉर्फिक है, पर यहाँ पे भी e1 ही रहे और यहाँ e2 बन जाए तब हम लोग बोलेगा कि ये दो आइसोमॉर्फिक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एज v1 और v2 का बीच में है वही एज v1 यहाँ पे भी v1 v2 का बीच में है. जो एज v2 और v3 का बीच में है वही एज गलत लिखा वही एज यहाँ पे भी v2 v3 का बीच में है, एंड जो एज v1 और v3 का बीच में वही एज यहाँ पे भी v1 और v3 का बीच में. तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे एडजेंसी भी प्रिजर्व हुआ है. एडजेंसी प्रिजर्व हुआ मतलब लाइक v1 और v2 आर एडजेसेंट. हम बताया था व्हाट इज द डेफिनेशन. v1 और v2 कब एडजेसेंट हो? जब वो एक सेम एज का वर्टेक्स हो. तो वही एज का वर्टेक्स यहाँ पे भी v1 v2 है. तो वही बोल रहा है एडजेंसी प्रिजर्व मतलब जो एज दो वर्टेक्स का बीच में है वही एज यहाँ पे भी दो वर्टेक्स का बीच में ही है, सेम एज है. मतलब वन कॉरेस्पॉन्डेंस होने के साथ साथ एज का भी कॉरेस्पॉन्डेंस है, तुम बोल सकते हैं. मींस वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन देयर एजेस भी है. मीनिंग वही है. तो तभी हम लोग बोलता है टू ग्राफ जी एंड जी जैसा आइसोमॉर्फिक. हम और एक एग्जांपल लेते हैं. ये एंड ये
तो ये दो भी आइसोमॉर्फिक है, बस शेप अलग है पर आइसोमॉर्फिक है। क्यों हम बताता है, V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8। हम फिलहाल नाम सेम ही रखेगा ताकि कंफ्यूजन ना आए। V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8। तो तुम देख सकते हैं, आप एजेस का नाम देगा E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8। सेम यहाँ पे देखो E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8। तो तुम देख सकते हैं जस्ट ये और इसमें फर्क नहीं है। तुम अगर इस बॉक्स को पकड़ेगा और ये V5 V6 V7 V8 को खींच देगा तो यही बनेगा। खींच देगा इन द सेंस तुम बोल सकते हो मतलब खींच के बाहर की तरफ लाना। तो अगर तुम इसको खींच देगा तो ये और ये दोनों सेम ही है, आइसोमॉर्फिक ही है। तुम देख सकते हैं यहाँ पे V1 और V4 का बीच में एज V4 है, यहाँ पे E4 है, यहाँ पे V1 और V4 का बीच में भी एज V4 है। तुम यहाँ पे देख सकते हैं V5 एंड V6 का बीच में एज E5 है, यहाँ पे V5 और V6 का बीच में एज E5 है। तुम कोई भी एज को कंपेयर कर लो, सारा एज सेम है यहाँ पे, मतलब इस 2 पॉइंट का बीच में जो एज है वही यहाँ पे उसी 2 पॉइंट का बीच में सेम एज ही है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 1-1 कॉरेस्पोंडेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड एजेस है, मतलब एजेंसी भी प्रिजर्व किया गया है। तो तुम देख सकता है वापस हम वही रिपीट कर देते हैं। तुम बोल सकता है अगर ये बॉक्स को लेगा, ये बॉक्स को मैंने इस फ्रंट साइड से इसको दबा दो तो दबाने से ऐसा शेप में आएगा, और तुम जब इसको दबा देगा और इसको फ्रंट व्यू से देखेगा तो तुमको ऐसा ही दिखेगा। एक पिरामिड टाइप का है ये, इस टाइप का एक पिरामिड है ये, इस टाइप का पिरामिड ही होगा। ये बॉक्स इस टाइप का एक पिरामिड ही है, ऑलमोस्ट इस टाइप का पिरामिड है। अगर इसका टॉप व्यू देखेगा तो ये ऐसा है, पर तुम अगर इसको साइड से स्क्वीज कर दो या ऐसे दबा दो तो ये ऐसा बनेगा। तुम इमेजिन कर सकता है, हम फिर से बताते हैं। ये बॉक्स को अगर तुम ये टॉप व्यू है, अगर इसको साइड से देखेगा तो ऐसा दिखेगा, ये वाला ऐसा दिखेगा अगर तुम साइड से देखेगा, और ये इसका ये टॉप व्यू है। तो अगर इसी को तुम साइड से अच्छे से दबा दो नीचे से तो ये क्यूब ही बनेगा, एक क्यूब ही बनेगा। तो तुम उस सेंस में भी बोल सकता है जी ये दो आइसोमॉर्फिक है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो ये भी थोड़ा सा दबाने पे क्यूब ही बन रहा है, तो ये दो आइसोमॉर्फिक ही है। वापिस से देखना इस फिगर को, कोई डाउट हो तो तुम हमको पूछ सकता है, नेक्स्ट क्लास में वापिस एक्सप्लेन करेगा कि कैसे ये दो आइसोमॉर्फिक है। हम एग्जाम तुमको इमेजिन करने का टाइम हम बोल रहा है, इसको तुम एज ए पिरामिड लेना साइड व्यू से और इसको स्क्वीज करना इमेजिनेशन में, तो ऐसा ही बॉक्स फॉर्म होगा, देख सकते हैं। सो इसलिए ये हम लोग बोल सकते हैं ये दो आइसोमॉर्फिक है। और एक एग्जांपल देता हूं, ये देखो हर एक को जोड़ना, ये और एक है हमारा तुम देख सकते हैं हम यही स्टार वापिस यहाँ बनाया, हम इसके बिना डायग्राम बनाए पहले बोल रहे हैं मतलब कैसा आइसोमॉर्फिक होगा। तुम देख सकते हैं हम इसी स्टार को यहाँ पे बनाया, और ये जो बाहर का पेंटेन है, पेंटेन बोलते हैं ऑब्वियसली 5 पॉइंट से 5 साइड बनाया, बाहर का पेंटेन है, हम उसको इसका अंदर ले जाएगा। देखना बाहर का पेंटेन को अंदर ले गया। देखो फिर से तुम अच्छे से ऑब्जर्व करना, ये तो आइसोमॉर्फिक क्यों है। देखो ये 5 पॉइंट्स का मतलब 5 वर्टेक्स का पेंटेन है, और ये जो साइड से वो एज इट इज इसी पेंटेन को हम इसका अंदर घुसा दिया और इस स्टार को बड़ा करके बाहर ले आया। तो तुम बोल सकते हो यहाँ पे
सारा वर्टेक्स 1 to 1 वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस है, और जो एज ये दो का बीच में है वही एज ये दो का बीच में है। जो एज ये दो स्टार में है, ये स्टार का वर्टेक्स में है, वही एज इस स्टार का वर्टेक्स में है। क्यों? क्योंकि स्टार को जस्ट हम बड़ा कर दिया, तो ऑब्वियसली वर्टेक्स का 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एंड एज का भी 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। सिमिलरली इस पेंटेन को छोटा करके हम स्टार का अंदर घुसा दिया, तो कुछ चेंजेस नहीं किया, जहां एज है वहीं का वहीं एज है, जहां वर्टेक्स है वहीं का वहीं वर्टेक्स है, तो हम जस्ट स्क्वीज करके या छोटा करके इसका अंदर घुसा दिया। अब रहा इस ये वाला पार्ट का, तो तुम देख सकते हैं ये वर्टेक्स, सपोज हम नाम दे देते हैं V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 नाम दे दिया हम, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10। अब तुम देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये भी V6 है, V7 है, V8 है, V9 है, V10 है, हम नाम चेंज नहीं किया। ऑब्वियसली ये V1 है, अब V2, V3 हम नहीं लिखेगा, छोटा पड़ जाएगा। तुम देख सकते हैं ये भी V1 है, तो यहाँ पे भी V1 और V6 का बीच में एक एज है, इसमें भी हम V1 और V6 का बीच में एक एज बना दिया। सिमिलरली इसमें भी बना दिया, सिमिलरली इसमें भी बना दिया, इसमें बना दिया, इसमें बना दिया। तो तुम बोल सकता है ये एज का भी 1-1 कोरेस्पोंडेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी V1 और V6 का बीच में जो एज है वही एज यहाँ पे V1 और V6 के बीच में। यहाँ पे जो V2 और V7 का है, यहाँ पे भी अगर तुम ये मान ले तो ये V2 होगा, तो V2 और V7 का बीच में एज है। सिमिलरली ये एज, ये एज, ये एज, ये एज, ये एज, ये एज कुछ नहीं है, तो तुम बोल सकते आइसोमॉर्फिज्म है। क्यों? क्या किया हम फिर से बताता है। अगर तुम इमेजिन करें, इस पेंटेन से हम स्टार को बड़ा कर दिया, तो स्टार बड़ा करने पे स्टार बाहर निकल गया और पेंटेन अंदर घुस गया। इमेजिनेशन वही है, या तो तुम इसमें पकड़ो, इसमें से क्या कर सकता है, ये जो पेंटेन है, पेंटेन को हम बाहर निकाल रहा है। अगर हम पेंटेन को बाहर निकाल रहा है और पीछे स्टार को रखे, तो तुम सामने से देखेगा तो तुमको स्टार उस पेंटेन का अंदर नजर आएगा। तो जस्ट वही है, बहुत सारा तरीका इमेजिन करने का, तुम्हारा पर तुम कैसे इमेजिन करता है। हम फिर से रिपीट बताते हैं जी। सपोज ये स्टार है और इसके अंदर पेंटेन है, ये सब रस्सी से बांधा हुआ है। तुम इमेजिन कर सकते हो सब रस्सी से बांधा हुआ है या इलास्टिक कोई भी रबर से बांधा हुआ है। तो तुम जब इसको खींचेगा, सपोज ये स्टार है और बीच में ये रखा, हम स्टार पर ऐसे खींच लिया, तो ऑब्वियसली इसको जितना सामने लाएगा तो पेंटेन स्टार उस पेंटेन के मुकाबले छोटा लगेगा। क्यों? क्योंकि स्टार दूर है और पेंटेन सामने है। तो जब भी तुम पेंटेन का अंदर से देखेगा, ये पूरा का पूरा स्टार तुमको पेंटेन का अंदर नजर आएगा। और यही वो इमेजिनेशन है, पूरा का पूरा स्टार पेंटेन का अंदर नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पेंटेन तुम आगे खींच लिया इससे और स्टार वहीं का वहीं रखा, तो स्टार अंदर हो गया। ये पूरा इमेजिनेशन है। अगर तुमको आइसोमॉर्फिज्म समझना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहा है। और डायरेक्ट अगर बाई डेफिनेशन समझना है, वही है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। जो V1 है V1 है, जो V2 है V2 है, V1 और V2 का बीच में जो एज है वहीं पे वो होना चाहिए, बाकी वही सब है। और फॉर इमेजिनेशन हम तुमको बता दिया कि स्टार को तुम बाहर खींच लिया, तो सॉरी पेंटेन को तुम बाहर खींच लिया, स्टार अंदर ही रहा, तो तुमको पेंटेन के अंदर स्टार दिखेगा। तुम जब पेंटेन को सामने ले आया, तो उस पेंटेन के अंदर तुमको ये स्टार दिखेगा, और ठीक ऐसा दिखेगा। ये यहाँ पे लग नहीं रहा है जे पेंटेन के अंदर स्टार, मतलब ऐसे स्टार अंदर है, तुमको ये नहीं लग रहा है सामने, बिकॉज ये 2D प्लेन में बनाया गया वैसा है। तो उतना इमेजिनेशन तुमको करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हम उतना यहाँ दिखा नहीं सकता है। पर आइसोमॉर्फिज्म वही है कि 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होना पड़ेगा, और इसमें सारा प्रॉपर्टीज, इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज इसमें भी सेटिस्फाई करेगा अगर आइसोमॉर्फिक है। लाइक जो भी प्रॉपर्टीज आगे हम लोग पढ़ने वाला है इसका रिस्पेक्ट में, तो जो भी इसमें होगा वो भी इसमें होगा, तुमको फिर इसमें अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली दोनों फिगर सेम ही है, बस इसमें पेंटेन का अंदर स्टार है, इसमें स्टार का अंदर पेंटेन है, चीज एक ही है। सो ये था आइसोमॉर्फिज्म। कोई डाउट हो तो तुम लोग हमको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में फिर पूछ सकता है, हम अपना बेस्ट ट्राई करेगा जो तुमको वापस एक्सप्लेन करने के लिए। पर फॉर सिंपल डेफिनेशन तुमको बस यही ध्यान रखना है कि 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन एजेस। 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन एजेस का मतलब है एजेंसी प्रिजर्व करेगा। एजेंसी प्रिजर्व करेगा मतलब इस ग्राफ में जो भी एज है, सपोज E1, अगर E1 V1 V2 का बीच में है, तो यहाँ पे भी E1 को V1 V2 का बीच में ही होना पड़ेगा, मीनिंग वो है। तो सारा एज वैसे प्रिजर्व करेगा एजेंसी। तो यही तुम्हारा आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन है। कोई डाउट हो तो तुम लोग हमको पूछ सकता है। ओके, जो भी सम से इससे रिलेटेड हम करवाएगा, कोई इशू नहीं है। फिलहाल हम खाली डेफिनेशन से जैसे बता रहे हैं। ये बहुत अच्छा एग्जांपल था स्टार वाला, और इमेजिन करने लायक भी था, जो भी प्रीवियस जो एग्जांपल था। नेक्स्ट हम लोग जाता है सब ग्राफ।
कोई टॉपिक अगर बीच में स्किप हो गया हो, तुम लोग को लगता है ये टॉपिक पढ़ाया नहीं, सिलेबस में था, तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में या हमको पर्सनली व्हाट्सएप में बोल सकता है, हम वो कवर कर देगा। क्योंकि हो सकता है बाई चांस हमसे स्किप हो गया हो, हम कवर तो सारा ही कर रहे हैं, पर बाई चांस शायद स्किप हो गया हो तो पता नहीं। तो तुम लोग को अगर लगता है कोई स्किप हो गया तो तुम लोग हमको बोल सकता है। तो व्हाट इज सब ग्राफ? A graph G is said to be a subgraph. A graph G dash is said to be subgraph. ये हम फिलहाल डेफिनेशन लिखा रहा हूँ G. If all the vertices and all the edge of G and all the edge of G dash all the vertices and all the edge of G dash has same end vertex in G. Has same end vertex as in G. तो तुम लोग देख सकता है, a graph G dash is said to be a subgraph of G if all the vertex and all the edge of G dash has same end vertex as in G. मीनिंग ये है कि सपोज तुम लोग चाहे तो डेफिनेशन लिख सकता है, नहीं भी लिखने से चलेगा, तुम लोग का ऊपर है, हम रब कर रहे हैं, ओके। तो मीनिंग ये है कि सपोज हम एक सब ग्राफ लेते हैं, ये वाला पेंटिन वाला एग्जांपल ले लेते हैं, सॉरी ग्राफ ले लेते हैं, मेन ग्राफ। ये मेन ग्राफ है जिसमें हम इसको जोड़ दिया, हम v1 v2 v3 v4 नहीं लिखा, हाँ। सो अब इसका हम सब ग्राफ बनाएगा। देखो सब ग्राफ क्या क्या हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है। These are two different ग्राफ। सपोज ये H1 ये H2, हम नाम दे दिया ग्राफ का, ये तुम्हारा ग्राफ है G1 G2 नाम देता है, बेस्ट है। तो तुम देख सकता है इस ग्राफ में, चलो हम नाम ही देता है V1 V2 V3 V4 V5। ये तो V1 V2 V3 है, एंड आई गेस ये V2 V3 V4 V5 V1। तो तुम देख सकता है, मीनिंग सब ग्राफ मतलब नॉर्मली ये सबसेट जैसा ही है। अगर हम एक सेट लेता है A 1 2 3 4 5 और एक सेट लेता है B, दैट मींस 2 3, तो तुम क्या बोलेगा यहाँ पे, B इज ए सबसेट ऑफ A। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ B इज इन A, मीनिंग वही है, एवरी एलिमेंट ऑफ B इज इन A, इसलिए सबसेट बोलता है। तो यहाँ पे भी वही केस है, एवरी वर्टेक्स ऑफ द G1 एंड एवरी एज ऑफ G1 मस्ट बी इन G। सब ग्राफ तभी होगा जब यहाँ में जो भी वर्टेक्स या जो भी एज है वो G में भी होना पड़ेगा। तुम देखो V1 V2 V3 इसमें, सिमिलरली E1 E2 E3 का नाम दे देता है, E1 E2 E3 भी इसमें है। और इस ग्राफ का केस में भी तुम देखो V1 V5 V4 V3 V2, V1 V5 V4 V3 V2 इसमें है और इसमें भी है, और जो जो एजेस इसमें था वो हम इसमें भी ले लिया, तो हम लोग बोलेगा ये सब ग्राफ है। और हम लोग डिनोट इसी से करेगा कि G1 इज सब ग्राफ ऑफ G एंड G2 इज ए सब ग्राफ ऑफ G। मीनिंग यही है। अल्टीमेटली अगर डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन देखिएगा तो सब ग्राफ तभी होगा जब सपोज इसका सेट ऑफ वर्टिसेस को V1 एंड एज ऑफ वर्टिसेस को E1, इसका सेट ऑफ वर्टिसेस को E2 V2 एंड एज ऑफ वर्टिस सेट ऑफ एजेस को E2 नाम देता है। तो तभी होगा जब V1 इज ए सबसेट ऑफ V एंड E1 इज आल्सो सबसेट ऑफ E। ये फॉर G1 है, दैट मींस G1 इज ए सबसेट ऑफ G। सिमिलरली फॉर G2 V2 मस्ट बी ए सबसेट ऑफ V एंड E2 मस्ट बी ए सबसेट ऑफ V। मीनिंग वही है, जितना वर्टेक्स एज है वो इसमें भी होना पड़ेगा। तो हम लोग बोल सकता है कि G1 इज ए सबसेट ऑफ G एंड G2 इज ए सबसेट ऑफ G। टफ नहीं है सब ग्राफ का डेफिनेशन ना, कुछ खास टफ नहीं है, सिंपल ही डेफिनेशन है ये V3 है, कभी कभी मेरा हैंडराइटिंग भी वो हो जाता है। सो यही तुम्हारा सब ग्राफ का डेफिनेशन है। और कौन सा सब ग्राफ नहीं होगा वो भी हम बता देता है। सपोज इसी में हम ले लेता है, हम ये ले लेता और ऐसे बना देता V4। तो अब सिंस V1 V2 V3 V4 तो तुम यहाँ बोल सकता है, अगर इसका सेट ऑफ वर्टिसेस को कैपिटल V1 और सेट ऑफ एजेस को E1 लेता है, तो तुम बोल सकता है कि V1 इज ए सबसेट ऑफ V।
बिकॉज जितना भी सेट ऑफ वर्टिसेस v1 में है, v1 v2 v3 v4, वो v में भी है, v1 v2 v3 v4। और सेट ऑफ एजेस जब तुम यहाँ पे e1 लेगा, सपोज e1 e2 e3, e1 e2 e3, अब तुम देख सकते हो हम इसको नाम देते हैं ई डैश। तो यहाँ पे ई डैश क्या है, द एज बिटवीन v1 एंड v4। क्या यहाँ पे कोई भी एक ऐसा एज है जो v1 और v4 को कनेक्ट कर रहा है? नहीं है, कोई एज नहीं है जो डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट हो रहा है v1 टू v5 v5 टू v4, पर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जो v1 और v4 को कनेक्ट करता है। तो तुम बोल सकते हैं यहाँ पे एक ऐसा एज है ई डैश जो इसमें तो है पर इसमें नहीं है, दैट मींस g1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ g। इस ग्राफ को नाम g1 दे दो, क्योंकि इसमें नहीं है बिकॉज इसमें हम लोग एक ऐसा एज मिल गया जो इसमें नहीं है, जो मेन ग्राफ है जिसका हम लोग सबसेट बोलना चाहते हैं। एकदम नॉर्मल सेट थ्योरी तुम लोग क्लास 11 में पढ़ाई है, 10 में भी अगर एडवांस मैथ्स था उसमें पढ़ाई है। जो नॉर्मल सबसेट का डेफिनेशन वही है, बस कोई बाहर का एलिमेंट या बाहर का वर्टेक्स या बाहर का एज नहीं आना चाहिए सब ग्राफ में। जो जो वर्टेक्स और एजेस है वही एजेस इसमें रहने से हो गया काफी, कोई बाहर से एक्स्ट्रा नहीं आना। तो यही है तुम्हारा सब ग्राफ का डेफिनेशन। हम 3-4 एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर बहुत फास्ट बोला तो तुम लोग फिर वीडियो को स्लो कर लो, मतलब 1x का जगह 0.75x कर सकता है, वो है वहाँ पे स्पीड का, तुम लोग कर सकते हैं। कभी कभी हो जाता है जब हम फास्ट बोल देते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ, सपोज ये जी है, तो इसका सब ग्राफ क्या होगा? ये एक सब ग्राफ होगा, ये एक सब ग्राफ होगा, तो इसको g1 नाम दे देता है, इसको g2 नाम देता है। ये भी एक सब ग्राफ है, इवन ये भी एक सब ग्राफ है, बिकॉज देखो सारा का सारा इसमें। अब हम नाम देके एक्सप्लेन नहीं कर रहा बिकॉज बाय ऑब्जर्वेशन पता चल रहा है। तुम एक और एग्जांपल ले सकता है, सॉरी एक और एग्जांपल ले सकता है। ऑलमोस्ट बटरफ्लाई, तुम चाहे तो ऐड कर दो थोड़ा सुंदर दिखने के लिए, जस्ट ऐड कर दिया। कुछ भी शेप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जस्ट नॉर्मल यूजिंग खुद से बनाया। तो इसका एक सब ग्राफ क्या होगा? ऑब्वियसली ये होगा, ये एक सब ग्राफ है बिकॉज ये इसका अंदर है। सिमिलरली ये भी एक सब ग्राफ होगा, ये भी एक सब ग्राफ है, ये तुम वाई बोल सकता है, वाई शेप दिख रहा है ऑलमोस्ट, जो भी है। तो सब ग्राफ बस ये है, सब ग्राफ का मीनिंग ये है इसी ग्राफ का एक छोटा सा पार्ट तुमको दिख रहा है, मीनिंग वही है सब ग्राफ का, ये इसी ग्राफ का एक छोटा सा पार्ट तुमको दिख रहा है। ओके, तो यही था हम लोग का सब ग्राफ। नेक्स्ट हम बताता है आई गेस इवन सपोज हम ये सब ग्राफ लेता है, ये ग्राफ लेता है, इसको जी मानता है। तो इवन एक सिंगल वर्टेक्स v1 v2 v3 v4, तो v1 सिंगल वर्टेक्स है, इट इज आल्सो ए सब ग्राफ ऑफ g, इसको तुम नाम g1 दे दो। तो ये भी एक सब ग्राफ है, इवन एक सिंगल वर्टेक्स भी इसका सब ग्राफ है। ओके, और सिंगल वर्टेक्स है ना, कभी हम लोग बोलता है वर्टेक्स ग्राफ भी बोल सकता है बिकॉज इसमें कोई एज नहीं है। तो इवन ए सिंगल वर्टेक्स इज आल्सो ए सब ग्राफ ऑफ g बिकॉज ये वर्टेक्स इसमें है। क्लियर है? या फिर ऐसे भी ले सकता है v1 एंड v2 के कॉम्बिनेशन का दो ग्राफ इस टाइप का बताया था, इसको बोलता है नल ग्राफ, और कुछ कुछ ऑथर्स इसको वर्टेक्स ग्राफ भी बोलता है, ये बात हम लेक्चर 2 में बताया था। सो ये एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, इसको अगर हम g1 पकड़े v1 एंड v2 को, तो ये भी इसमें है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दो वर्टेक्स है वो दो वर्टेक्स इसमें है, और सिंस इसमें एज नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये भी एज ए कॉम्बिनेशन इसका ग्राफ है, एंड एज ए सिंगल ये भी इसका ग्राफ है, सब ग्राफ है। आई मीन नेक्स्ट टॉपिक आता हूँ, एज डिसजॉइंट ग्राफ। सो हम डेफिनेशन नहीं लिखाएगा, सीधा बोलेगा, लिख लो, लिखना तो। इफ h1 and h2 are two subgraph of g, if h1 and h2 are two subgraph of g, then h1 and h2 are said to be age disjoint
graph if they have no edge in common. मीनिंग ये है अगर E1 is a set of edges of H1 and E2 is the set of edges in H2, then E1 intersection E2 must be phi. मीनिंग ये फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं. सपोज ये हम ग्राफ लिया, तब इसमें देखो हम इस एज को नाम देते हैं E1 E, बाकी हम किसी में नाम नहीं देगा. अब इसमें हम दो सब ग्राफ बनाएगा. एक ये वाला पोर्शन बना लिया, अब दूसरा ये बना लिया. तुम देख सकता है ये H1 नाम देगा और ये H2 नाम देगा, तो ये दो सब ग्राफ अलग अलग है और ये दो ग्राफ में कोई एज कॉमन नहीं है. सो हम लोग बोल सकता है H1 एंड H2 आर एज डिसजॉइंट ग्राफ. फॉर एग्जांपल कौन सा एज डिसजॉइंट नहीं है वो भी हम बता देते हैं. सपोज हम ये ग्राफ लेता, ये ले लिया, मतलब यहाँ पे E इंक्लूडेड है, और इसमें भी हम ले लिया जहाँ पे E इंक्लूडेड है. देखो कौन सा ग्राफ है H1 एक ऐसा ग्राफ है जिसमें ये ट्रायंगल और एक ये एज E आ रहा है, और H2 एक ऐसा ग्राफ है जिसमें ये ट्रायंगल और एक ये एज E आ रहा है. अब तुम देखो ये एज E दोनों सब ग्राफ में कॉमन है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो हम लोग बोलेगा ये H1 एंड H2 आर नॉट एज डिसजॉइंट ग्राफ. क्यों? क्योंकि दोनों में एज कॉमन आ रहा है अल्टीमेटली. ओके, तो हम लोग बोलेगा ये एज डिसजॉइंट ग्राफ है, ग्राफ नहीं है. और भी एग्जांपल से हम बताता है. तुम ये ले सकता है. अब तुम पूछ सकता है सर ये नेसेसरी है कि अगर एज डिसजॉइंट हो तो क्या वर्टेक्स भी कॉमन नहीं होना जरूरी है? जैसे कि देखो हम बोला एज डिसजॉइंट है और यहाँ पे तुमको दिख रहा है, सॉरी ये नहीं, ये वाला पार्ट में ये जो ग्राफ एज डिसजॉइंट है और इसमें वर्टेक्स भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या ये जरूरी है कि अगर एक ग्राफ एज डिसजॉइंट हुआ तो वर्टेक्स कॉमन नहीं होगा? हम बोलेगा नहीं, ये नेसेसरी नहीं है. क्यों? क्योंकि हम ये ग्राफ लेते हैं, हम ये ग्राफ क्या, इसका तो सब ग्राफ क्या लेगा? देखो ये ग्राफ लिया H1 और एक ये लेगा. देखो तो इसमें V1 V2 V3 V4 V5 V6, तो यही V1 V2 V3 V4 V5 V6 है. यहाँ पे भी V1 V2 लिखिए, तो V1 V2 V3 V4 V5 V6 है. तो तुम देख सकता है ये H1 है और ये H2 है. हम एक लंबा लाइन टान देते हैं. दोनों ग्राफ में वर्टेक्स पूरा कॉमन है, इसमें जो वर्टेक्स है वही वर्टेक्स इसमें है, पर दोनों ग्राफ में एज कॉमन नहीं है. That means these two graphs are edge disjoint graph, but they have vertex in common. तो ये नेसेसरी नहीं है कि अगर एज डिसजॉइंट हुआ तो इसमें वर्टेक्स कॉमन नहीं होगा, खाली एज ही, मतलब इसमें खाली एज ही कॉमन नहीं होगा, वर्टेक्स कॉमन हो सकता है. ओके, हम यही बोल रहे हैं कि अगर दो ग्राफ एज डिसजॉइंट है मतलब उसमें सिर्फ एज ही कॉमन नहीं होना, ये कंडीशन देखना जरूरी है. वर्टेक्स कॉमन है नहीं है वी डोंट केयर, अगर एज कॉमन नहीं है दैट मींस दे आर एज डिसजॉइंट ग्राफ. मैं भी एक और डेफिनेशन बताता हूं, वर्टेक्स डिसजॉइंट ग्राफ. वर्टेक्स डिसजॉइंट ग्राफ तो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है वर्टेक्स डिसजॉइंट ग्राफ मतलब इफ दे हैव नो वर्टेक्स इन कॉमन. मीनिंग है जिसमें नो वर्टेक्स कॉमन ना हो. ये पहला वाला ले लेते हैं. देखो इन दोनों में वर्टेक्स कॉमन नहीं है, बिकॉज ये V1 V2 V3 V4 V5 V6, तो ये V1 है V2 है V3 है V6 है V5 है V4 है. तो देखो दोनों में कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं है, दोनों में कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं है, तो अल्टीमेटली ये एक है वर्टेक्स डिसजॉइंट ग्राफ. अब हम पहले बोलते थे चीज, अगर दो ग्राफ वर्टेक्स डिसजॉइंट है तो ऑब्वियसली इसमें जो वर्टेक्स है वो इसमें वर्टेक्स नहीं होगा. अब अगर इसमें वर्टेक्स ही कॉमन नहीं है तो क्या एज कॉमन आएगा? बिकॉज एज कब कॉमन आएगा? जब वो
सपोज अगर इसमें और इसमें एज कॉमन होगा, सपोज हम ये V3 एंड V4 को ले लेते हैं, V4 ये E, V3 ये E। अब देखो पहले वाला ग्राफ, ये एज डिसजॉइंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें एज कॉमन है। पर ये वर्टेक्स डिसजॉइंट भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें वर्टेक्स कॉमन आ गया। जैसे ही वर्टेक्स कॉमन आ जाएगा तो प्रोबेबल चांसेस है कि एज भी कॉमन आए। मतलब अगर तुम बोलता है कि अगर एज दोनों में कॉमन है तो वर्टेक्स कॉमन होगा ही होगा। क्यों? जैसे इसमें एज है, इसमें एज है, तो इसमें एज क्या है? V4 V3, इसमें भी एज V4 V3 होगा ना। जब एज कॉमन आ गया तो उस एज का वर्टेक्स भी कॉमन आएगा ऑटोमेटिकली। तो मीनिंग ये है कि अगर वर्टेक्स डिसजॉइंट है तो एज डिसजॉइंट भी होना ही पड़ेगा। मीनिंग ये है, हम जो समझाना चाहता है, ये अगर वर्टेक्स डिसजॉइंट होता है तो एज भी डिसजॉइंट होना पड़ेगा। मतलब अगर वर्टेक्स कॉमन नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं एज भी कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एज कॉमन आ जाएगा दोनों में, अगर एज कॉमन आएगा, अगर एज कॉमन रहा दोनों ग्राफ में तो ये वर्टेक्स भी तो कॉमन रह जाएगा दोनों ग्राफ में। V1 एंड V2 सपोज नाम दे देता है, E1 नाम देता है। अगर E1 दोनों ग्राफ में कॉमन है तो V1 और V2 भी कॉमन रहेगा, तो वर्टेक्स कॉमन आ गया तो वर्टेक्स डिसजॉइंट नहीं होगा। तो मीनिंग ये अल्टीमेटली कि हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में, वर्टेक्स disjoint implies edge disjoint, but edge disjoint does not implies vertex disjoint. क्लियर है? अब हम बार बार ज्यादा नहीं बोल सकते, तुम लोग ग्राफ बना के एग्जाम्पल के ट्राई करना। जो एग्जाम्पल अभी तक हम वीडियोस में कराया उसी एग्जाम्पल को लेके ट्राई करना, बिकॉज हम अच्छा खासा एग्जाम्पल दिया डिसजॉइंट नॉट डिसजॉइंट का। तो एग्जाम्पल को लेके वापस ट्राई करना, समझने का कोशिश करना। अगर डेफिनेशन नहीं समझा तो हमको प्लीज व्हाट्सएप में बोलना, हम ट्राई करेगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वापस बता दें। तो आज का लेक्चर में हम इस टॉपिक में इतना ही बताएगा। नेक्स्ट लेक्चर शायद हम वॉक पाथ एंड सर्किट स्टार्ट करेगा। अब आता है डाउट वाला पार्ट में जो हमको पूछा है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स से रिलेटेड। हम कल बोला था सपोज V1 V2 V3 V4 V5, तो ऑब्वियसली डिग्री ऑफ V1 यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 4। डिग्री ऑफ V2 यहाँ पे क्या है ऑब्वियसली 2, तो बाकी का भी डिग्री निकल जाएगा। तो व्हाट इफ ये सिंपल ग्राफ ना हो, मतलब जैसे कि हम इसमें पैरेलल एज ऐड करते हैं, तो एक पैरेलल एज कर दिया तो डेफिनेट सा बात है हम लोग इसको भी काउंट करें 1 2 3, तो ये बन जाएगा 3। क्लियर है? जैसे ही हम एक पैरेलल एज ऐड किया तो ये बन जाएगा 1 2 3, तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा। व्हाट इफ एक लूप हो, अब इसको हम नाम देते हैं V2। व्हाट इफ एक लूप हो, लूप में तो एक ही एज है, तब इसका डिग्री कितना होगा? कोई बता सकेगा? सोचो क्या हो सकता है डिग्री। पॉज करके सोच लो एक बार, खुद से सोचने से अच्छा ना डेवलप होगा थिंकिंग स्किल। अगर पॉज करके सोच लिया है तो देखो, हम बोला था डिग्री मींस नंबर ऑफ एज इंसिडेंट ऑन ए वर्टेक्स। तो तुम जब V2 लेगा, ये इसमें इंसिडेंट हो रहा है, ये इसमें इंसिडेंट हो रहा है। अब सिंस यहाँ से भी और यहाँ से भी, सिंस ये दो एज यहाँ से निकल रहा है यहाँ पे घुस रहा बोल सकता है, तो ये भी एक इंसिडेंट हुआ। या फिर तुम यहाँ से निकल रहा है यहाँ से घुस रहा भी बोल सकता है, तो ये भी एक इंसिडेंट हुआ। मतलब हम लोग दोनों पार्ट को ही पकड़ेगा काउंट में, एक ही एज का दोनों को पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है एक एज कंट्रीब्यूट्स टू 2 डिग्री। 2 डिग्री इसलिए घटा बिकॉज उसका 2 वर्टेक्स होता है, तो दोनों वर्टेक्स में वो एज काउंट होगा। तो जब सिंस वो दोनों वर्टेक्स यहाँ पे सेम हो गया, V2 ही वो वर्टेक्स है, तो कोई बात नहीं, हम लोग 2 बार ही काउंट करेगा और हम लोग बोलेगा डिग्री ऑफ V2 इज 4। 1 2 3 4। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को देखना है कि उस वर्टेक्स में कितना एज आ रहा है, 1 एज आ रहा है, 2 एज आ रहा है, 3 एज आ रहा है, 4 एज आ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो लूप हो, पैरेलल हो या कुछ भी हो। और जिसमें लूप और पैरेलल होता है उसको बोला स्यूडोग्राफ। जिसमें लूप और पैरेलल होता है उसको बोलता है स्यूडोग्राफ, और जिसमें लूप और पैरेलल एज नहीं होता उसको बोलता है सिंपल ग्राफ। ओके, तो आज का इसमें इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास हम पाथ, वॉक, सर्किट, डायरेक्टेड ग्राफ ये सब बता देगा।
और अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट है तो तुम लोग हम बोल रहा है बार बार, जो तुम लोग हमको व्हाट्सएप में पूछ सकता है, हम जितना हो सके उतना हेल्प करेगा। और अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना मेरा चैनल को। थैंक यू।